हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो काफी टफ है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। यानी वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है ये, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। अब ये जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 45 डेज का क्रैश कोर्स के अंडर में, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस डे वाइज मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे वेबसाइट का लिंक है, उसको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डे वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो नोट्स हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को भी सेव कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन में। अब आप एग्जामिनेशन के इतना पास आ चुके हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इस चैप्टर के बारे में। अगर नहीं भी है, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको इस तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा कि सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी चीज आपको नहीं ज्यादा अच्छे से आती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी आप रिवीजन के प्रोसेस पे यहाँ पे उसको ध्यान दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले किसी भी हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है? जहां पे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज क्वांटिटीज में हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? जब आप रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा वो प्रोसेस करके आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और इसी सिंपली प्रोसीजर को हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस जहां पे हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जिसकी वैल्यू जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बोल देंगे। अब कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे कि जो पेपर है वो किससे आएगा? वुड से आएगा। तो अगर आप यहाँ पे मार्केट में लेने जाओगे कि एक वुड जो है उसको और पेपर से कंपेयर करोगे तो वुड की कॉस्ट कम आएगी कंपेयर टू द पेपर। ऐसे ही यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर केन से आता है, तो शुगर केन की मार्केट की जो कॉस्ट है वो लेस है कंपेयर टू दी शुगर। तो यानी एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बच्चे। और यही रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी के लिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और थर्ड होता है यहाँ पे टर्शरी सेक्टर। तो ये 3 स्टेप्स हैं इकोनॉमी के। अगर आपने प्राइमरी सेक्टर पे हो, फिर सेकेंडरी सेक्टर पे जाओगे और आप टर्शरी सेक्टर पे जाओगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वर्कर्स जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं यहाँ पे। और इन ये जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो काम करते हैं, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे। सच एज हम बात करेंगे स्टील फैक्ट्रीज, कार प्रोडक्शन में, बेवरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को और ज्यादा प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जहां पे उसकी वैल्यू एडिशन होती है। क्या होती है? दैट इज वैल्यू एडिशन। और ये वैल्यू एडिशन आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका जो साइज है वो काफी इंक्रीज करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी हम यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लेवल को देखते हैं। यानी कोई भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक प्रॉब्लम है, हमने प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस किया था और फिर डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर पे चले गए। और अब हम सेकेंडरी सेक्टर पे लौट के आए हैं। कोविड के टाइम पे हमको प्रोडक्शन का जो यहाँ पे लूप होल था वो हमें समझ में आ गया, बिकॉज हम इतने कैपेबल नहीं थे कि हम सारी चीजों को प्रोड्यूस कर पाए। और यही रीजन था कि हम चाइना पे डिपेंडेंट थे। और आज के टाइम पे जो आपने इनिशिएटिव सुना है मेक इन इंडिया, इट्स नथिंग लेस, वो है यहाँ पे एम्फेसाइज मोर ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बैकबोन है। अगर बैकबोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, यानी रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स को बनाओगे, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है। बिकॉज ये जो फिनिश गुड्स हैं आप ना ही कंज्यूमर के लिए बेचोगे बल्कि आप इसको एक्सपोर्ट भी करोगे, आपका ओवरऑल ट्रेड इंक्रीज होगा। और ट्रेड का मतलब है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उनको क्या करेगा? बूस्ट करेगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखो प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और यहाँ पे
वही लोग सक्सेस है जिनके पास जमीन है या फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए यहाँ पे। लेकिन ये जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा इलिटरेट होता है, और अगर हम बात करेंगे कि 3/4 ऑफ दी रूरल एरियाज के जो पीपल्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी जो जीडीपी है बच्चे वो बहुत ही ज्यादा लेस है। आपने पढ़ रखा है ये वाले चैप्टर में। अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग अलोन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो इलिटरेट से लेके हाईली क्वालिफाइड तक जॉब प्रोवाइड करवा पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो यहाँ पे बर्डन है उसको रिड्यूस करेगा। बिकॉज अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है तो जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा होंगी, तो लोग जो कहेंगे जो ओवरबर्डन एग्रीकल्चर है, जहां पे आपने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रखा होगा बच्चे, आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। इसके अंदर में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। एक्चुअल में आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है, सिंपली देखने में लगता है कि सबके पास जॉब है पर आउटपुट सेम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो एग्रीकल्चर का जो एक्स्ट्रा वर्कर है वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग करेगा। एक्स्ट्रा अर्निंग का मतलब है आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यानी एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को काफी रिड्यूस करेगा, बिकॉज आपके जॉब्स जनरेट करेगा। और जब जॉब्स मिल जाएगी लोगों को, तो जो अभी तक पॉवर्टी में थे लोग, यानी बीपीएल में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो एवर पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर। पब्लिक मींस गवर्नमेंट वाला सेक्टर, और ज्वाइंट सेक्टर मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का। स्पेशली ये जो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है ये उन एरियाज में स्टैब्लिश होती हैं जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल एंड दी बैकवर्ड एरियाज में। बिकॉज बच्चे ये जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वो उन एरियाज में लोकेटेड होना चाहती हैं जहां पे उनके पास इजी अवेलेबिलिटी रहे मार्केट की, और वहां पे ज्यादा उनके लोग सामान खरीदे। लेकिन यहाँ पे जो ज्वाइंट इनिशिएटिव होता है और गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनका फोकस ये रहता है कि हम ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं, सो दैट वो एरिया लीस्ट डेवलप्ड है और वहां के जो लोग हैं वो लीस्ट प्रॉस्परस हैं, सो दैट उनको जॉब मिलेगी और वो उनका वहां पे एडवांसमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरीके से जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब हो जाएगा कि एक जगह बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और एक जगह बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ज्वाइंट सेक्टर इन गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, वो आपके ट्रेड को काफी ज्यादा हेल्प करता है और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करता है। बिकॉज इमेजिन करके देखो कि आपकी इंडिया जो है उसको फॉर एग्जाम्पल 10 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपने क्या किया, 10 शर्ट्स को प्रोड्यूस किया लेकिन साथ में 5 एक्स्ट्रा शर्ट्स को प्रोड्यूस किया। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 10 थी, लेकिन जो 5 एक्स्ट्रा है आप क्या करोगे, रखोगे थोड़ी ना, आप क्या कर दोगे, उसको सेल कर दोगे, यानी एक्सपोर्ट कर दोगे। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो किस में करोगे, अगर बाहर इंटरनेशनल मार्केट में आप उसको बेच रहे हो तो डॉलर्स में बेचोगे या फिर फॉरेन करेंसी में बेचोगे, और उसकी वजह से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। वो फॉरेन एक्सचेंज आप दूसरे फॉरेन गुड्स को परचेज करने में यूज करोगे जो आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडिया जो है वो क्रूड डेफिशिएंट कंट्री है, क्रूड ऑयल बिल्कुल भी नहीं हमारे पास है, यहाँ पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम पेट्रोलियम खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए पैसा आता कहाँ से है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वहां से जो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे जाके परचेज करते हैं बच्चे यहाँ पे। ओके, फोर्थ जो है सर प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो शुगर केन का जो प्राइस पहले है, नॉर्मली जो गन्ना है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो कम रहता है। अगर उसको हम प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट कर दें तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से हम जो कह रहे हैं कि सर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, वैल्यू एडिशन कर देता है यहाँ पे। ओके, सो प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होगा कि जितने भी जो नेशंस हैं यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग को एम्फसाइज करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो अपने रॉ मटेरियल्स को हायर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इंडिया के लिए हिंट भी दे रखी है कि इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी तब इंक्रीज ज्यादा होगी जब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाइंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट मीन्स बच्चे आप अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम यहाँ पे डाइवर्सिफाइंग कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, पिन से लेके कार तक बहुत सारी चीजों को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम डाइवर्सिफाइंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बच्चे यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। सर
रिलेशन देखते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। सर एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर का है और इंडस्ट्री क्या है सर, वो यहाँ पे सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यहाँ पे आ जाता है। तो सर इन दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी में इंटरडिपेंडेंस है। चलिए देखते हैं जरा यहाँ पे। अगर हम एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रो इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वो जो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे बच्चे यहाँ पे। सर एग्रो इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो मशीन्स बनती हैं, जो इनपुट्स जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जाते हैं बच्चे। साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे ये एग्रीकल्चर पे रिलाय करती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इरिगेशन पंप्स, ऑल्दो इरिगेशन किसके लिए यूज होगा, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन ये बनेंगी कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आपको ये सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज की थी हमने, शायद ध्यान होगा। प्लास्टिक एंड दी पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड दी टूल्स। तो बच्चे ये क्या कर रही हैं सर, ये जो इंडस्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर में जो मशीन्स बनी है, जो भी इनपुट्स बने हैं, वो डायरेक्टली आपके प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं और प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी सेक्टर को यूज करने में। तो ये इसको इंटरडिपेंडेंस बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही रीजन है बच्चे। सेल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एग्रीकल्चर एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप इन सारी चीजों को एग्रीकल्चर के लिए यूज करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बच्चे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हम ग्लोबलाइजेशन एरा की बात करते हैं तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर हमारी इंडस्ट्री जो है अगर उसको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको इफिशिएंट होना पड़ेगा और कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स उसके जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और क्वालिटी बेस्ड हाई होने चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाओगे। सिंपली आज के टाइम पे सेल्फ सफिशिएंसी सिर्फ इनफ नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और आप 10 लोगों के लिए ही सामान बना रहे हो तो दैट इज नॉट इनफ इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं बच्चे वो काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए सो दैट हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको मुंह मांगे दाम पे बेच पाएंगे, क्योंकि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट इंक्रीज मतलब फॉरेन एक्सचेंज का आना, जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। तभी हम, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तभी हम कंपीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बच्चे यहाँ पे। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लेवल देखने की बात करें तो यूएसए का आईफोन आप इससे कंपेयर कर सकते हो, चाइना का वन प्लस और इंडिया का लावा। आपको क्वालिटी पता चल जाएगी कि जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव और ज्यादा क्वालिटी बेस्ड होता है वो काफी अच्छा ट्रेड कैप्चर करता है वर्ल्ड के लेवल पे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। मेन रोल मतलब क्या है बच्चे, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडस्ट्रीज की मशीन्स को बनाने के लिए इनपुट प्रोवाइड करवाएंगी। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एसेंशियल रॉ मटेरियल्स की कैटेगरीज में डाल देते हैं, सच एज आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जिसके जो प्रोड्यूस होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूमर यूज करेगा, सच एज शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स एक्सेट्रा। तो हम बच्चे हमने ये डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाएंगी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन्स बनेंगी उनको बनाने के लिए, और सिंपली कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड कराएंगे जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में। जितना ज्यादा कैपिटल उसी के बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं बच्चे, सच एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एट 1 करोड़ रुपीज तक की जो इंडस्ट्रीज होगी उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। इसी के बेसिस पे आप मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो। जहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपिटल के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते जाएंगे। एनसीईआरटी में जो अभी चीज ये मेंशन है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में मेंशन है, और अभी हमारा टारगेट ये है कि एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बच्चे, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में होगा, भेल सेल, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंडर में होगा, टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज, और ज्वाइंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मिक्सचर होगा। ठीक है, यानी ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज ऑयल इंडिया लिमिटेड। सर ये एक क्लासिकल एग्जांपल है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है ना, प्लीज जो एक्सेप्शन है वो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं तो सबसे बेस्ट
चीज क्या है कि कोई भी अगर आप चीज पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि वहां से एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप कोई भी ऐसा साइन बना लो जो आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो सबसे पहले आपको वही स्टार साइन या कोई भी साइन आपको दिखाई देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये एमसीक्यूज के लिए मुझे याद रखना है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज का। तो बच्चे यहाँ पे क्या है सर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स, या तो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, या तो ग्रुप ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स, या फिर ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो एक साथ कॉपरेट करके इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, वो हो जाती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे करते क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं तो वो जितने भी उनके रिसोर्सेस हैं वो एक साथ लेके आएंगे, और अपना क्या होगा कि अगर इंडस्ट्रियल सेटअप करने के बाद प्रॉफिट होता है तो जिस बेसिस पे जितने जितना कंट्रीब्यूशन दिया होता है उसको प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो सारी चीजों को वो शेयर करते हैं बच्चे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री इन द महाराष्ट्र एंड द क्वायर इंडस्ट्री इन द केरला, ये दोनों एक क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के एनसीईआरटी में मेंशन है। तो डेडिकेटली आपको यही लिखना होगा अगर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बच्चे, हम बल्क और वेट के बेसिस पे, यानी रॉ मटेरियल्स के बल्क और वेट के बेसिस पे और फिनिश गुड्स के बल्क और वेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंडस्ट्रीज को। हैवी इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील जिनका वेट ज्यादा होता है। लाइट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, ठीक है, कोई ट्रांजिस्टर हो गया, कोई रेसिस्टर हो गया, यहाँ पे कोई प्रोसेसर हो गया, तो उसका वेट बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन वेट कम होने का मतलब ये नहीं उसके प्राइस कम है, ठीक है। अब जैसे i7 कोर i7 अगर प्रोसेसर की आप बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन उसका वेट जो है सर बहुत ही ज्यादा कम होगा। और सेम वेट का अगर आप आयरन स्टील ले रहे हो तो उसका कोई भी प्राइस की वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, हैवी इंडस्ट्रीज जो उनका लिटरली वे में हैवी होंगी, और लाइट इंडस्ट्रीज दैट मींस जिसका जो प्रोडक्ट है वो वेट में काफी लाइट होगा, नॉट प्राइस वाइज। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं इसमें, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीजें आ जाएंगी जिनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। सो स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं यहाँ पे। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि बच्चे ब्रिटिशर्स के पहले ही हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड काफी ज्यादा थी, इंक्लूडिंग दी ब्रिटेन एज वेल। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और फाइनली हम जब उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज को भी अर्न करने में हमें हेल्प करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो वैल्यू चेन है, यानी रॉ मटेरियल से लेके जब तक फिनिश गुड्स नहीं बन जाता वो सारी चीज इंडिया खुद ही यहाँ पे बनाती है। देखते हैं, रॉ फाइबर से फाइबर प्रोडक्शन होगा, यार्न से स्पिनिंग, फैब्रिक से वीविंग, निटिंग, उसके बाद गारमेंट जो बन जाएंगे उसको आप डाइंग करोगे, फिनिश करोगे, फिर गारमेंट को मैन्युफैक्चर करोगे। तो ये जो है एक वैल्यू एडिशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब कोई भी अगर दो स्टेप्स इसमें मिस कर दिए और आपसे बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है इस वैल्यू एडिशन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आपको ये पता होना चाहिए। कॉलोनियल इंपैक्ट के बारे में देखते हैं। तो ये जो कॉलोनियल है बच्चे, ये इंडियन टेक्सटाइल के लिए ना एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस लेके आता है, यानी सेटबैक लेके आता है। क्योंकि हम उस टाइम पे, यानी कॉलोनियल जब इंडिया कॉलोनी था, तो हम कंपीट नहीं कर पाते हैं इंग्लैंड में वो कपड़ा जो बन के आ रहा था इंडस्ट्रीज में। अब ये ऐसा हुआ क्या, समझो जरा यहाँ पे। जब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, सो ब्रिटेन ने जब इंडिया को कॉलोनी बनाया तो कॉलोनी में होता क्या है कि रॉ मटेरियल जितना भी होता है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द मास्टर, यानी जिसने कॉलोनी बनाया, हमारे केस में वो ब्रिटेन है। तो इंडिया का रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन क्या करता था, इंग्लैंड में जहां पे इंडस्ट्रियल ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, सो वहां पे सारा रॉ मटेरियल भेज देता था, और वहां पे बच्चे रॉ मटेरियल्स प्रोसेस हो रहा है फैक्ट्रीज में और फिनिश गुड्स बन के आ रहे हैं। अब ये इंडियन टेक्सटाइल के लिए कैसे सेटबैक हुआ, ऐसे हुआ कि जो रॉ मटेरियल्स इंडियन मार्केट्स के लिए अवेलेबल थी अब वो बची नहीं, क्योंकि सारे के सारा और मोस्टली रॉ मटेरियल जो था ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर लिया। दूसरी चीज, अब जो इंडियन टेक्सटाइल थी बच्चे, वो अभी भी यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही थी, जो किसी भी वे में वो इंडस्ट्रियल मेड गुड्स से compete नहीं कर सकती थी। बिकॉज इंडस्ट्रीज में अगर आप एक लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा चीप हो जाती है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अभी भी यहाँ पे हैंडलूम्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या सेमी पावर लूम्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल इंडियन की जो कॉस्ट ऑफ शर्ट थी वो 100 रुपीज थी, और जो यहाँ पे ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ रहा था उसकी कॉस्टिंग थी ₹50। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कौन सी परचेस करना चाहोगे, 50 रुपीज वाली परचेस करना चाहोगे, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल जो था बच्चे वो यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ही बुरी तरीके से।
अब बच्चे नेक्स्ट जो है वो रीजनल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो टॉपिक है ना, मींस इसी में जो सब टॉपिक है ये आ जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये पहले टॉपिक था, डेडिकेटेड टॉपिक था, लेकिन रिवाइज में ये इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन डिलीट का मतलब ये है बच्चे कि अब आपको इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसी के लिए बताया गया है कि कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उस इंडस्ट्रीज को, यानी जहां पे वो इंडस्ट्रीज मिलेंगी तो वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, जिसको हम रीजनल कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो रीजनल कंसंट्रेशन है वो उन एरियाज में स्टैब्लिश है जहां पे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट देखने को मिलती है, स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि कॉटन जो है सबसे ज्यादा वहीं पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है और रेगुर सॉइल है जो कि काफी फेमस है कॉटन ग्रोइंग के लिए। यहाँ पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे अपनी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, नहीं तो जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें हम उसको देखेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इस कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के लिए बच्चे? एक तो रॉ मटेरियल यानी कॉटन का इजिली अवेलेबल होना, मार्केट का जो आप गुड्स बनाओगे वो इजिली मार्केट में कंज्यूम होने चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाओगे आप विद द हेल्प ऑफ द पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप करने में हेल्प लगेंगे। तो दीज आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो ठीक है, तो आपको डेडिकेटेड ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक लिंक्स की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाती हैं सर? फार्मर्स के लिए यहाँ पे लिविंग प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज फार्मर्स अगर कॉटन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो दिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल नॉट एबल टू ग्रो। कॉटन बॉल प्लकर्स के लिए, तो उनको यहाँ पे जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो वर्कर की तरह यहाँ पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स, उनको काम देगी। वर्कर्स जो कि गिनिंग, स्पिनिंग और दी वीविंग में इंपॉर्टेंट काम प्ले करेंगे यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्या होती है, गिनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पिनिंग का मतलब आपको पता है, वीविंग का मतलब यहाँ पे पता है सर, जब हम फाइबर को ना सेपरेट करते हैं कॉटन के सीड से, जो कॉटन होती है ना वो सीड्स में होती है यहाँ पे, तो उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे गिनिंग बोलेंगे बच्चे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्कर्स किस में इंगेज होंगे? गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग में, डाइंग में, डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में, टेलरिंग में एंड स्विंग। तो इस तरीके से वो लार्ज स्केल लेबर के लिए एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रीज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी, लाइक द केमिकल एंड डाइज, जो किस पे बेस्ड है? वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है, यानी उनका जो एग्जिस्टेंस है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बेस्ड है, क्योंकि वो जब क्लोथ बनेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज होंगे उसमें, उसको डाई करने के लिए या फिर और प्रोसेस करने के लिए, और जब ये दोनों इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंडेंट है तो ये भी चीज आप बोल सकते हो, जैसे पैकेजिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे अगर हम करंट सिनेरियोज की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो जो स्पिनिंग है वो कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में देखी जाती है। वीविंग जो है बच्चे वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी वीविंग किसी एक एरिया में नहीं देखी जाएगी। तो आपसे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कॉटन टेक्सटाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फर्स्ट स्टेटमेंट दी जाएगी जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी वो इन्हीं स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इन कंट्रास्ट जो वीविंग है, जो बुनना जिसको हम कहते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो उन एरियाज में होगी जो अलग अलग एरियाज की हम बात करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगी कि जिस जो लोकल एरियाज हैं वहां पे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे वीव करते हैं। यहाँ पे डिजाइन ऑफ वीविंग डिपेंड करेगी कि किस एरिया में जो यहाँ पे डिमांड आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, यानी जो लोकल इन्फ्लुएंस हम बोलते हैं ना कपड़ों में, तो वो सारी चीजों के हिसाब से चेंज होंगी। जैसे आप अभी जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओगे तो वहां का क्लोथिंग पैटर्न अलग है, गुजरात में चले जाओगे, गोवा में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे होता है, इसीलिए वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। एग्जाम्पल, कहीं पे सिल्क का काम ज्यादा होता है, कहीं पे जरी का काम ज्यादा होता है, कहीं एम्ब्रॉयडरी का काम ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बच्चे वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है और स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और एमसीक्यूज के लिए 110% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब स्पिनिंग वर्सेस वीविंग देख लेते हैं बच्चे। इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है यहाँ पे स्पिनिंग में, ठीक है। हम हाई क्वालिटी यार्न को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा बच्चे, अगर हम वीविंग की बात करें ना, तो वीविंग जो है वो लो क्वालिटी फैब्रिक प्रोवाइड करवाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इतनी भी प्रीमियम यार्न है ना वो ऑलरेडी एक्सपोर्टेड हो जाती है, या फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यानी जो बड़े बड़े रीबॉक हो गए, एडिडास हो गए, वो सारे चीज परचेज कर लेते हैं अपने फैब्रिक्स के लिए। तो यानी लोकल के लिए जो बहुत ही पुअर क्वालिटी बचती है, और यही चीजें हैं यहाँ पे कि सर इंडिया एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग में और हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हाई क्वालिटी यार्न इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ पे परचेज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो वीविंग है वो लो क्वालिटी फैब्रिक प्रोड्यूस करती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है।
अब वीविंग की टेक्निक्स देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे। सर वीविंग किससे की जाती है? हैंडलूम से इंडिया में की जाती है, यानी हाथ वाली मशीनों से की जाती है बच्चे यहाँ पे। पावर लूम से भी की जाती है और मिल में भी होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बढ़ते जा रहे हैं, यानी ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। अभी भी हम हैंड स्पिन खादी की बात करेंगे, जो खादी क्लोथ्स है। आप में से ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी नहीं पहनता होगा, लेकिन वही चीज रिबॉक अगर बड़े बड़े शोरूम में पहुंच जाओगे तो 500 की चीज 5000 में वो देते हैं अपना लेवल लगा के, है ना। तो इसको कहते हैं ना माइंड का वेस्टर्नाइजेशन होना है यहाँ पे। ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है बच्चे वीवर्स को, जो अपने होम्स में काम करते हैं, यानी स्मॉल स्केल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं कि सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल जो थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? 1854 में मुंबई में हुई थी। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यू का यहाँ पे फॉर्डर बन जाता है। इस तरीके से मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जहां से एक्चुअल में सीबीएसई एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। मैं टॉम डिक हैरी वाली वेबसाइट वाले जो एमसीक्यूज है ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं रियल एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, जो हमें लगता है सीबीएसई में जाने के बाद पेपर देखते हैं ना, लगता है यार कहाँ से पूछ लिया। तो वो ये जो बॉक्सेस है ना, इन टाइप की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं। अब अगर हम एक और इन्फॉर्मेशन की बात करें बच्चे, टू वर्ल्ड वॉर्स यहाँ पे जो हुए थे बच्चे, वो कहाँ पे हुए थे? मेन जो रीजन था उसका यूरोप था यहाँ पे। और सिंपली उस टाइम पे जो इंडिया था वो एक ब्रिटिश की कॉलोनी था, ऑब्वियसली हम कॉलोनी थे यहाँ पे। सो यहाँ पे बच्चे जो क्लोथ की जो डिमांड थी यूके में, उस टाइम पे इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो काफी ज्यादा उसको बूस्ट मिला था, क्योंकि यूरोप में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो हॉल्ट हो गया था ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर्स की वजह से, और ज्यादा जो उनका डिमांड थी वो इंडियन जैसी कंट्री से आ रही थी, जो कॉलोनी से आ रही थी, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट में देखने को मिलता है, यानी बूस्ट देखने को मिलता है बच्चे। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, आई होप अब आपको यहाँ पे पता होंगे। तो स्पिनिंग क्या है, उसके बाद वीविंग क्या होती है, वीविंग के बाद डाइंग एंड प्रिंटिंग क्या होती है, और फाइनली यहाँ पे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग